राहुल गांधी से आपकी काफ़ी दोस्ती थी उस समय, वो दोस्ती अभी है या वो दोस्ती भी खत्म हो गई है? हम लोग अतीत की बात न करें। आखिरी नंबर, मुझे इसमें रुचि नहीं है, मैं शब्द राजनीति इस्तेमाल नहीं करता। राजनीति का तरीका कुछ आपको बदलना पड़ा भाजपा में आकर? जरूर बदलना पड़ा। हमारे पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं। 2500 रुपये में लोग एयर ट्रेवल कर पा रहे थे। आप 14.5 से 42 करोड़ तक जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो नागरिक विमानन मंत्रालय संभाल रहे हैं, साथ में इस्पात मंत्रालय का भी कार्यभार है। सिंधिया जी, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद विजय जी। शुरुआत करते हैं विमानन से ही। जो थर्ड एसी में आज ट्रेन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए विमान यात्रा कराने की क्या योजना है आपके पास? देखिए, इस देश में नागर विमानन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वृद्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में संभव हो पाई है। 2013-14 में जब हमारे देश में केवल 6 करोड़ घरेलू यात्री होते थे, पिछले वर्ष हमारे करीब 14.5 करोड़ घरेलू यात्री रहे। हमारे देश में 2013-14 में जहां केवल 74 विमानतल होते थे, आज 9 साल बाद 139 विमानतल। पिछले कई दिनों पहले मैंने उटकेला उड़ीसा का विमानतल का उद्घाटन किया था, तो करीब करीब 150 विमानतल हमारे आज देश में उत्पन्न हो पाए, वाटरड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स मिलाकर। वहीं जो हम लोगों की एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी वो 400 तक सीमित थी, आज वो 700 तक बढ़त हो गई है। मेरा अनुमान है विजय जी कि आने वाले 5-6 सालों में जहाँ तक घरेलू यात्री हैं 2030-2035 तक, ये 14.5 करोड़ का नंबर 42 करोड़ तक जाएगा। एयरपोर्ट्स की संख्या 150 से 220 तक जाएगी और विमान की संख्या 700 से करीब 1500 से 2000 तक जाएगी। तो ये एक, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, एक्सप्लोसिव ग्रोथ का अनुभव हम लोग लेने वाले हैं। जहां ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रही है, प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय और संकल्प रहा है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को भी इसी के साथ हमें जोड़ना होगा, और इसलिए उड़े देश के आम नागरिक की योजना की शुरुआत हुई 2016 में। आज उसी योजना के तहत करीब करीब 495 नए रूट्स आज प्रचलित हो पाए हैं, जो पूर्व में संभव ही नहीं हो पाते वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर। करीब करीब 1 करोड़ 31 लाख ऐसे यात्रियों को उड़ान योजना के तहत सफ़र करने का मौका मिला है, और उसी के साथ साथ करीब 2,35,000 फ्लाइट्स पूरे देश में प्रचलित हो पाई हैं इस योजना के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप मुझसे पूछो तो इस योजना ने 4 नए बच्चों को जन्म दिया है। इस योजना ने 4 एयरलाइंस को, रीजनल एयरलाइंस को जन्म दिया है। इंडिया वन एयर, फ्लाई बिग, फ्लाई 91 और स्टार एयर। तो रीजनल एयरलाइंस में 4 नए एयरलाइंस, और पूरे राष्ट्र में नैरोड बॉडीड एयरक्राफ्ट में अकासा एयरलाइंस, जिसने 2 प्लेन से शुरुआत की और महज 12 महीनों में 20 प्लेन्स तक पहुंच चुकी है। हम कंपैरिजन करें तो यूएस और चाइना जैसे देश, जहां पर कि 50 करोड़ के रेंज में पैसेंजर ट्रिप्स हैं, और हमारे यहाँ भी 8, 10, 14 के रेंज में है, तो एक तो उस रफ्तार से हम कैसे मैच करेंगे। दूसरी बात, जैसे आपने उड़ान की बात बताई, तो उड़ान में हमने देखा कि अभी जो CAG की रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से हम देखें तो 50% रूट जो हमने प्रपोज किया था उस पर हम एग्जीक्यूट कर पाए। दूसरी बात, जो हम उस समय देख रहे थे कि 2500 रुपये में लोग एयर ट्रैवल कर पा रहे थे, बट अब फिर वो दौर आ रहा है कि एक मिनिमम फेयर जो है वो करीब 4500 रुपये का हम देखते हैं उस रेंज में। तो ये जो चैलेंज है, इसको कैसे आप बीट करेंगे? तो आपके तीनों चैलेंजों का उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन से दूसरे देश में 9 वर्षों में 150% वृद्धि हुई है? आपको समझना होगा कि भारत का बेस, जिस बेस से हमने शुरू किया, यात्रियों का बेस, वो बेस ही बहुत छोटा था, तभी वृद्धि भी ज़्यादा हुई। करेक्ट। तो आप 6 करोड़ से 14.5 करोड़ में पहुंचे हो 9 साल में, और मैं आपको, जो मैंने आंकड़े आपके समक्ष रखा, कि अगले 10 सालों में या 10 साल से कम आप 14.5 से 42 करोड़ तक जाओगे। ये क्षमता है भारत की। और
मैं मानता हूं कि सिविल एविएशन का एक मुख्य केंद्र रीजन में नहीं, विश्व में आने वाले दिनों में भारत बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका दूसरा प्रश्न था कैग की रिपोर्ट पर। अब आपके सामने मैं अगर एक गिलास पानी रख लूं, आप कहोगे भैया ये 3/4 तो भरा हुआ है, लेकिन 1/4 खाली है। तो ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। उड़ान योजना की जो विकासशील, प्रगतिशील और जनहितैषी इफेक्ट्स रही हैं पूरे राष्ट्र में, जिसका उल्लेख मैंने आपके समक्ष आज रख किया। 1,31,00,000 लोग, मतलब कई देशों की आबादी, आप समझ लीजिए 13 मिलियन लोग जो कभी सपना नहीं देख सकते थे प्लेन से सफर करने में, आज वो उड़ान के वजह से सफर कर पा रहे हैं। ऐसे एयरपोर्ट्स जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंद हो गई थी, वे उड़ान योजना के तहत आज खुल गई हैं। उदाहरण मैं आपको दे दूं, उड़ीसा की झरसुगुड़ा एयरपोर्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बंद हो गई थी। असम में रूपसी, अजमेर में किशनगढ़, दरभंगा, और इन एयरपोर्ट से 5-5 लाख यात्री प्रति वर्ष जा रहे हैं। ये क्षमता है और पोटेंशियल है सिविल एविएशन। और तीसरा, एक का मैं जवाब दूं, जो आपने कहा एयरफेयर्स का, आपका बड़ा उम्दा और सटीक ऑब्जर्वेशन है, पर यह मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सिविल एविएशन एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपका हाई सीजन आता है और आपका लो सीजन आता है। दशहरा से शुरुआत होती है हाई सीजन और जाती है जनवरी के अंत तक। फिर आपकी लो सीजन शुरू होती है फरवरी से अप्रैल तक। बच्चों की छुट्टियां शुरू होती हैं मई में, हाई सीजन दोबारा शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु के पहले। फिर वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर के अंत तक, फिर लो सीजन आ जाता है। और आपका डिमांड डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फेयर्स को। जब डिमांड बढ़ती है हाई सीजन में तो फेयर्स बढ़ जाते हैं, जब डिमांड घटती है तो फेयर्स घट जाते हैं। और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। और आज भारत में 15-20 साल पहले दिल्ली बॉम्बे के टिकट के लिए 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ता था। आज 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में आप दिल्ली से बम्बई जा सकते हो। और यही तो कारण है कि हमारे एयरपोर्ट्स में इतने यात्री आ रहे हैं आज। यही तो कारण है कि ये 14.5 करोड़ की संख्या हमारी हो गई है। और इसलिए हम लोगों की विचारधारा है कि जहाँ फ्लीट्स भी बढ़ रही हैं वहाँ एयरपोर्ट्स की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। उड़ान योजना के तहत 74 नए एयरपोर्ट्स बने। देश में आज 75 नए एयरपोर्ट्स बने और आने वाले दिनों में 75 और हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये संख्या को 220 तक हम ले जाएंगे 2030 तक। बतौर एविएशन मिनिस्टर, एक अगर आप जो अचीवमेंट आपके दिल के सबसे करीब है, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि मेरा एक अचीवमेंट या 2 अचीवमेंट। अंत में मैं मानता हूँ कि मेरा यात्री, मेरी इंडस्ट्री से मुझे मेरा प्रमाण लेना होगा। मुझे स्वतः से प्रमाण नहीं लेना होगा। और मेरा लक्ष्य है कि मेरे यात्री के लिए यात्रा सुलभ हो, यात्रा पूर्ण रूप से उनके लिए सहूलियत हो, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। इन 3A के प्रिंसिपल के आधार पे मैं काम करता हूँ। आज आपने देखा भी है कि पिछले 4-5 महीनों में एक नई सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर नया आविष्कार हमने भारत में शुरू किया है डिजी यात्रा के तहत। जहाँ लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था, पहले गेट पे चेकिंग, फिर चेक इन में चेकिंग, फिर बैगेज ड्रॉप में चेकिंग, फिर सिक्योरिटी में चेकिंग और फिर बोर्डिंग गेट में चेकिंग। आज सीमलेसली आप अपना टिकट और अपना मोबाइल फ़ोन दिखा लो, खट 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 सब दरवाजे खुल जाते हैं। गेट से आप एयरक्राफ्ट के अंदर 7 मिनट के अंदर डिजी यात्रा के तहत पहुंच जाते हैं। आज डिजी यात्रा के तहत करीब 1.3 मिलियन, मतलब करीब 13 लाख डाउनलोड्स हो चुकी हैं डिजी यात्रा की iOS और एंड्रॉयड फ़ोन पर। और करीब 45 लाख लोग डिजी यात्रा के तहत पूर्ण तरीके से सुलभ यात्रा कंप्लीट कर पाए। हमारे 7 एयरपोर्ट्स में डिजी यात्रा आज चल रही है। 6 और एयरपोर्ट्स में मैंने शुरुआत की है और अगले किश्त में 10 और एयरपोर्ट्स में मैं कर रहा हूँ।
ये 7 और 6 मिला के और 10 मिला के 90% हमारे ट्रैवलर्स को डिजी यात्रा की फैसिलिटी हम लोग दे पाएंगे। जो आपने अभी पोटेंशियल बताया और जो आप सोच रहे हैं कि अगले 9-10 साल में यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, उस वहाँ तक पहुँचने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आता है? मैं कहूँगा सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारी एयरलाइंस की फ्लीट एक्विजिशन। अभी एयर इंडिया और इंडिगो ने बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर्स फ्लीट की लगाई हैं। 470 प्लेन्स एयर इंडिया ने किया है, 500 इंडिगो ने किया है। और मैं मानता हूँ कि इस फ्लीट एक्विजिशन से एक और तेज़ी की रफ्तार हमारे नागर विमानन क्षेत्र में आएगी। मेरा एक ही सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के अंदर मैं अपना इंटरनेशनल हब बनाऊँ। आज मेरे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के इंटरनेशनल हब या तो हमारे पूर्वी पड़ोसियों में है या हमारे पश्चिमी पड़ोसियों में। मैं चाहता हूं कि हमारा हब देश में ही बने और उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ पूर्ण दक्षता के साथ मैं कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने हार्वर्ड में पढ़ाई की और उसके बाद आप विदेश से MBA की भी डिग्री आपने शायद ली स्टैनफोर्ड से। आपने उस समय सोचा था कि पॉलिटिक्स करना है या बिल्कुल नहीं? उस समय आपके लिए एज प्रोफेशनल एक कैरियर बनाने के लिए क्या सोचा? मैंने ऑलरेडी बना लिया था। जब मैं स्टैनफोर्ड में था, अपना MBA में कर रहा था, तो एक बिजनेस प्लान कंपटीशन में हमने एक संयुक्त टीम बनाकर उसमें भाग लिया था और उस एक कोर्स था स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में और उस कोर्स में हमें बहुत अच्छे अंक मिले थे और उसी बिजनेस प्लान को हम लोग साकार करने में हम लोग लग चुके थे। तो हम लोग 2-3 लोग थे। उसी के आधार पर हमने एक हाई टेक वैल्यू एडेड सर्विसेज की एक कॉन्सेप्ट थी भारत से और उस पर ही हम लोग कार्य करके मैं अगस्त के माह में वापस भारत आया था जगह देखने के लिए, बंगलुरु में और मुंबई में सेटअप करने के लिए। और 1 महीने के अंदर नसीब ने कोई दूसरा रास्ता अपनाया और मैं अपने पूज्य पिताजी को खो पाया और उनके खोने से फिर पूरी ज़िंदगी बदल गई और जनसेवा के पथ पे मैं निकल गया। क्रिकेट में भी आप काफ़ी बहुत रुचि है। तो अगर आप BCCI प्रेसिडेंट होते आज तो भारत पाकिस्तान मैच होने देते या नहीं? बहुत एक रुचि मुझे क्रिकेट में थी और है भी। फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन था BCCI के अंदर और 9 साल में BCCI में था। भारत पाकिस्तान मैच पर आपका क्या स्टैंड होता अगर आप आज BCCI प्रेसिडेंट होते तो? देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच तो अभी हुआ था और जो भारत ने बॉलिंग और बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिया, मैं तो अपने भारत की क्रिकेट टीम को मैं सल्यूट करता हूँ। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। आप 2002 में पहला चुनाव लड़े और तब से सांसद हैं ही, भले एक बार राज्यसभा में अभी। तो 2024 में क्या वापस लौटने का मन है या अभी कंटिन्यू रखना है? मैं तो अपने कार्य पे लगा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और जो भी पार्टी निर्णय लेगी उस निर्णय का पालन करना मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल। आपकी इच्छा लोकसभा में जाने की? देखिए, मेरी इच्छा है जनसेवा की। सिंधिया परिवार की इच्छा सदैव जनसेवा की होती है और राजनीति अगर कुछ है तो केवल एक माध्यम है उस जनसेवा की लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे कुछ कम। 2019 में ऐसा क्या गलत हो गया? आप लोग कभी भी वहाँ से आप लोग नहीं आ रहे थे, तो 2019 में ऐसा क्या लगा जो कहाँ पर कमी रह गई? जो देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर कमी रह गई तो हमारी कमी रह गई थी और उसे दुरुस्त करने के लिए पूर्ण कोशिश मैंने की है। व्यक्ति को सदैव आत्मावलोकन करना चाहिए और जो हमारी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए और वो कोशिश रही है और भविष्य में भी रहेगी। अब 2024 से पहले 2023 है मध्य प्रदेश में और उसके लिए जाहिर है आप काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। 2018 में आप अपने आप को ज़्यादा
इक्विप्ड या ज़्यादा ताकतवर पाते थे या 2023 में? देखिए, जब आप जनसेवक हो तो आप कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ता को अपने आप को सदैव पूर्ण रूप से समर्पित करके अपने आप को जनता की सेवा के लिए सदैव समर्पित करना चाहिए और पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में लगना चाहिए। और जीवन भर मैं लगा हूँ, कभी सफलता प्राप्त होती है, कभी सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो जैसे अटल जी ने कहा था, एक समय मैं उनके शब्द को अभी भी याद करता हूँ कि वो भी सही और ये भी सही। तो सेवा का सामर्थ्य उस समय ज़्यादा था या आज ज़्यादा है? वैसा ही, और जीवन के अंतिम सांस तक वैसे ही रहेगा। कोई कम या ज़्यादा कुछ नहीं आया है, और अगर कुछ है तो और अटल हो चुका है। 2018 में वो दौर था जिसमें कम से कम आप अपने इलाके का जो आपके पास करीब 3 दर्जन सीटें थी, उन सीटों के एक तरह से पूरी तरह से मुखिया आप होते थे, टिकट वितरण से लेके, और आपने दिखाया भी 2018 में आपके करीब 2 दर्जन विधायक आपके उस क्षेत्र से जीत गए। तो इस बार क्या उतनी आज़ादी रहेगी और उस तरह का? देखिए, मैं नहीं मानता कि, देखो, जब आप एक संगठन के भाग हो तो आप वही हो, संगठन के एक भाग हो जी। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति नेता नहीं होता, सभी कार्यकर्ता होते हैं। और उसी आपसी मेलजोल के आधार पर, आपसी एक दूसरे के लिए मान सम्मान के आधार पर, एक एक पोलिंग के कार्यकर्ता की, क्योंकि अगर कोई किसी को जिताता है तो पोलिंग का कार्यकर्ता ही जिताता है, और वही इस मान सम्मान के आधार पर कार्य करना चाहिए। उसी पद्धति से मैं कार्य कर रहा हूँ। 2018 में जो 15 साल बाद करीब कांग्रेस की सरकार लौटी, आपकी उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, आपने काफ़ी दम लगाया और उसका रिजल्ट आया, लेकिन अंत समय में कमलनाथ जी आ गए। आपको, विजय जी, आपको मुझे समझना पड़ेगा, ज़िंदगी में, जैसे मैंने आपको कहा, ज़िंदगी में मेरी आशा, अभिलाषा, मेरा लक्ष्य कुर्सी नहीं है। अगर मेरा लक्ष्य कुछ है तो आपके दिल में स्थान पाने का मेरा लक्ष्य है। चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, चाहे मेरी पूज्य आजी अम्मा रही हों, इस परिवार में कभी भी कुर्सी की होड़ या कुर्सी के साथ चिपकना या कुर्सी को पकड़ना कभी इस परिवार की पद्धति नहीं रही। जिस रूप में भी आप जनता की सेवा कर पाओ, जिस रूप में भी आप विकास कर पाओ, जिस रूप में भी आप प्रगति कर पाओ, आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। हाँ, मेरी आशा अभिलाषा जरूर है, और वो है दिन और रात कुछ न कुछ नया करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए। उसके लिए एक प्यास है, उसके लिए एक भूख है, इसके लिए नहीं। आपने कहा कि कुर्सी से ज़्यादा महत्व है सम्मान, तो मतलब सम्मान में कहीं पर उस समय कमी आई तो आपने? अब अतीत की बात छोड़िए भाई, वर्तमान और भविष्य की बात करें जी। कितना समय अतीत में बैठे हुए। कांग्रेस में राहुल गांधी से आपकी काफ़ी दोस्ती थी उस समय, वो दोस्ती अभी है या वो दोस्ती भी खत्म हो गई है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हम लोग अतीत की बात न करें, हम लोग वर्तमान या भविष्य की बात करें। इस चुनाव में अगर आपके क्षेत्र में जैसे भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज हैं, नरेंद्र तोमर, वी.डी. शर्मा और भी लोग हैं, उनके रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बीजेपी के टॉप लीडरशिप में वहाँ पर उस एरिया नंबर दिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज किस नंबर पर आएंगे? आखिरी नंबर। आखिरी नंबर पर आएंगे तो फिर जो टिकट बंटवारा होगा वहाँ पर? कठिनाई यही है ना, व्यक्ति की सोच और विचारधारा केवल इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा अभिमान है, क्यों कहा मैंने आखिरी नंबर, क्योंकि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के हैसियत में मैं अपने आप को मानता हूँ। वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आप 1 नंबर पे हो या 2 नंबर पे हो या 3 से आप 2 कैसे पहुँचोगे, 2 से 4 को कैसे किसी को ले जाओगे, मुझे इसमें रुचि नहीं है। तो आपकी जो विचारधारा है ये, इस विचारधारा के नज़दीक आप आज अपने आप को ज़्यादा पाते हैं या 2018 में ज़्यादा पाते हैं? मैंने ये विचारधारा मेरे आजी अम्मा में देखा, मेरे ये विचारधारा मैंने अपने पूज्य पिताजी में देखा, ये विचारधारा मैंने अपने बचपन से मैंने विरासत में मैंने देखा है। भाजपा में जब आप आए
तो क्या आपको अपनी मेरी सोच सदैव ये थी। राजनीति का तरीका कुछ आपको बदलना पड़ा भाजपा में आकर? मैं मानता हूं कि जरूर बदलना पड़ा। किस तरह का? जरूर बदलना पड़ा। और मैं मानता हूं जो ये उसी को आपके प्रश्न के साथ जोड़ूंगा मैं जी, कि व्यक्ति को सदैव ढूंढना चाहिए रास्ते जिसके आधार पर व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर पाए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। और जो एक डेमोक्रेटाइज सेटअप है हमारे पार्टी के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पार्टी के अंदर मूलभूत शक्ति हमारा कार्यकर्ता है। हमारे पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं, सभी कार्यकर्ता हैं। और पिछले 3 वर्षों में उस वातावरण में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से कार्य करने में बहुत आनंद और बहुत मज़ा मुझे आया। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में आप लगातार वहाँ जा रहे हैं, तो चुनावी माहौल अभी आप क्या देख रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। और 2020 में जो कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा में आए थे और फिर अब छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, उसका क्या कुछ असर होगा इस चुनाव में या नहीं होगा? चुनावी सरगमी में आवागमन होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले लोग आते हैं और जाते हैं। कई लोगों की आशाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, और मुझे उनसे कोई कठिनाई नहीं है। मैं उनको अभी भी, आज भी शुभकामनाएं देता हूँ।